नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के बारे में। मतलब जो हमारी गर्दन में स्टिफनेस, जकड़न और दर्द जो होता है, उसकी वजह से फिर दूसरे एसोसिएटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। उसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या है और होम्योपैथी में हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो यहाँ स्कल के बिल्कुल जो एंड होता है पीछे, यहाँ से स्टार्ट होके और नीचे रीजन तक, हमारे हिप रीजन तक जाती है, इसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं या हम स्पाइन बोलते हैं इसको। और ये 4 पार्ट में एक्चुअली हम इसको डिवाइड करके देखते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा सर्वाइकल रीजन, ये जो सर का गर्दन वाला हिस्सा है, सर से लेके गर्दन तक का हिस्सा। और उसके नीचे थोरैसिक रीजन होता है, उसके नीचे फिर लंबर रीजन होता है, लंबर रीजन के नीचे फिर सैक्रल रीजन होता है। आज हम सर्वाइकल रीजन की बात कर रहे हैं। सर्वाइकल रीजन में हमारे 7 वर्टेब्रा होती हैं, मतलब 7 छोटी छोटी हड्डी होती है जो एक के ऊपर एक ऐसे जो है अटैच रहती है। ये हमें ऐसे मूवमेंट करने पे, हमारी गर्दन इधर उधर सब इस टाइप से इसे करने के लिए हमारी गर्दन में लचक और ये सब चीज़ों के लिए होती है। कई बार इन वर्टेब्रा में प्रॉब्लम आ जाती है। एक्चुअली आप समझिए कि हमारी वर्टेब्रा हैं और इन वर्टेब्रा के बीच में ये हड्डियां आपस में ना टकराए तो एक कुशन टाइप का, एक गद्दी नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट रहता है, उसको हम डिस्क बोलते हैं। ठीक है, दो वर्टेब्रा के बीच में डिस्क होती है, इनको आपस में रगड़ खाने से बचाने के लिए। दूसरा, ये जो हमारे वर्टेब्रा हैं, इनके चारों तरफ एक वर्टेब्रा को दूसरे वर्टेब्रा से कनेक्ट करने के लिए भी जो हमारे गर्दन में एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम एक बैंड टाइप का वो होता है, मतलब एक दूसरे को जोड़ता है, एक बैंड टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये लिगामेंट, ये डिस्क और ये जो हमारे वर्टेब्रा हैं, जो हड्डियां हैं, इन तीनों में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर उसी उसी कंडीशन को हम सर्वाइकल बोलते हैं या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं। अब ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इससे दोनों तरफ हमारे शरीर को नर्व सप्लाई देने के लिए, सेंसेशन की सप्लाई देने के लिए, मतलब जब हम कहीं टच करते हैं या हमें चोट लगती है तो ये सेंसेशन हमारे अंदर दिमाग में जाती है। ठीक है, उसको हम सेंसरी सिग्नल बोलते हैं। और उधर से फिर जो रिप्लाई आता है दिमाग की तरफ से, उसको हम मोटर सिग्नल बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर से सेंसेशन ले जाने के लिए और सेंसेशन लेके आने के लिए हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उससे 31 जोड़े, 31 पेयर नर्व निकलती हैं। 31 लेफ्ट साइड में, 31 राइट साइड में। तो ये जो सर्वाइकल रीजन में से कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई हड्डी इधर उधर तिरछी हो जाए या डिस्क आगे पीछे खिसक जाए, उस कंडीशन में कोई नर्व भी प्रेस हो जाती है, कई बार किसी नर्व का रूट प्रेस हो जाता है, उसकी वजह से फिर वहाँ पे जो जो नर्व प्रेस हुई है वो जहाँ तक जा रही है, जिस जगह वो सप्लाई कर रही है, उस रीजन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए कुछ लोगों को कंधे में दर्द होता है, कुछ लोगों को हाथ में दर्द होता है, कुछ लोगों को गर्दन में तो होता ही है क्योंकि इन्फ्लामेशन यहाँ रहेगा ही। कुछ लोगों को झुंझुनाहट निकलती है पूरे हाथ से और ये उंगलियों से पार निकल जाती है वो। एक्चुअली इसका मतलब यह है कि कोई नर्व प्रेस हो गई है और वो आगे कहीं सप्लाई को बाधित कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें आप समझिए स्पॉन्डिलोसिस की सीरीज में आती हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की सीरीज में हम इसको देखते हैं। अब ये कुछ अर्ली एज में भी होता है और कुछ लेटर एज में भी होता है। लेटर एज में जब होता है तो हम इसको डीजनरेटिव डिजीज़ बोलते हैं, मतलब जो एज के साथ डीजनरेशन हमारी हड्डियों में देखने को मिलता है। लेकिन स्टिफनेस की वजह से या चोट लग जाने की वजह से या मसल्स के हार्ड जाने की वजह से, लिगामेंट में टियर आ जाने की वजह से, लिगामेंट सख्त हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम कम उम्र में भी देखने को मिलती है। जब लगातार लोग कंप्यूटर पे बैठ के काम करते हैं, एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, लगातार फ़ोन पे काम करते रहते हैं, ऐसे लोगों को ये कम उम्र में भी, मतलब समझिए कि 28 से लेके 35 साल की, 40 साल से पहले पहले उम्र में भी देखने को मिलता है। 40 के बाद ये एक डीजेनरेटिव प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है, वो अलग चीज़ हो जाती है। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम इसके कारण की बात करें तो कारण में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने की होती हैं। एक तो डीजेनरेटिव कोज हो गया कि भाई एक एज के बाद में हमारी जो डिस्क है उसमें
जो डीजनरेशन है वो देखने को मिलता है, खासकर जो कुशन है हमारे ये घिस जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से फिर वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या जो वर्टेब्रा होती है, कई बार जो हड्डी है हमारी ये आपस में दिख रही है, इनके बीच में कुशन है, डिस्क जो मैंने बताया, लेकिन ये हड्डी भी कई बार इनमें भी डिजेनरेटिव चेंजेस देखने को मिलती है। कोई ओस्टियोफाइट्स निकल जाते हैं, मतलब हड्डी का कोई कोना बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम डीजेनरेटिव चेंजेस में देखने को मिलती है। ये तो एक कारण हो गया। दूसरा कारण किसी चोट की वजह से, या तो लिगामेंट में प्रॉब्लम हो जाए जो इनको कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे से, एक बैंड का काम कर रहा है, लिगामेंट में कोई टियर आ जाए, वो प्रॉब्लम भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। दूसरा, चोट लग जाने की वजह से कई बार हड्डी में क्रैक आने की प्रॉब्लम भी रहती है, ठीक है। हेयर लाइन फ्रैक्चर कई बार जो है देखने को मिल जाता है, ये तो चोट वाला एक कारण हो गया। तीसरा कारण हो गया स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाए लगातार बैठे रहने की वजह से, और फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अगर मूवमेंट नहीं होगा तो उम्र के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी कम होती चली जाएगी, तो ये स्टिफनेस की वजह से भी लिगामेंट बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये गर्दन में दर्द जैसी कंडीशन जो है देखने को मिलती है। दूसरा जो कारण हो सकता है वो हर्निएटेड डिस्क हो सकता है। हर्निएटेड डिस्क में भी कई बार जो डिस्क में क्रैक देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से कोई जो नर्व है वो प्रेस हो जाती है। और हर्निएटेड डिस्क के अलावा जो एक डिस्क बल्जिंग भी होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर जगह से जो डिस्क है वो बल्ज होके बाहर निकल जाती है, ठीक है। वो भी ये भी काफ़ी बड़ा कारण है। ओवरवेट जो लोग हैं उनमें काफ़ी डिस्क बल्जिंग देखने को मिलता है, खासकर कमर के रीजन। तो कारण में हम देखिए, कारण में स्टिफनेस हो गया, और बोन स्पर हो गया, और दूसरा डीजनरेटिव चेंजेस हो गया, हर्निएटेड डिस्क हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, इंजरी हो गई। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी एक कारण रहता है। जो लोग कम पानी पीते हैं, जिनको कम पानी पीने की आदत है, उनको भी वर्टेब्रा में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है 40 साल की उम्र के बाद। इसलिए डिहाइड्रेशन भी बहुत ख़राब चीज़ है स्टिफनेस के लिए। तो डिहाइड्रेशन से भी बचना चाहिए। लगातार कम पानी पीते रहने से हमेशा हड्डियों में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ये इसके कारण हो गए। अब हम सिम्टम्स की बात करें, लक्षण की बात करें, तो सिम्टम में आप गर्दन में अकड़न रहेगी, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस देखने को मिलेगी, और पेन रहेगा। कई बार पेन इतना ज़्यादा हो सकता है कि इधर उधर हिलाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा कई बार अगर कोई नर्व प्रेस है, मैंने आपको बताया था कि उसमें पेन जो है कंधे की तरफ रेडिएट कर सकता है, या फिर नीचे हाथ में पेन रेडिएट कर सकता है। कई बार सर्वाइकल का पेन हार्ट रीजन में भी रहता है, क्योंकि नर्व सप्लाई यहाँ तक रहती है, वहाँ से यहाँ तक भी नर्व सप्लाई रहती है। तो ये भी आइडेंटिफाई कई बार कर लेना होता है कि ये सर्वाइकल की वजह से है क्या। दूसरा, कई बार टिंगलिंग सेंसेशन, झुनझुनी जो है यहाँ उंगलियों में देखने को मिलती है, और सेंसेशन भी कई बार बहुत कम हो जाती है। कुछ लोगों को ये पेन ऊपर की तरफ भी रेडिएट करता है, मतलब उनको सर में दर्द होने की सिचुएशन रहेगी, माइग्रेन की प्रॉब्लम रहेगी। कुछ लोगों को इफेक्ट जो है आंखों पे भी आ सकता है। ये सारे इसके सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे इसके होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का अवेलेबल है, जिससे इस डिजीज़ को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। इसके ट्रीटमेंट में मैं आपको 4 सिंगल मेडिसिन बताऊंगा, जिनमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी है सिम्टम मिलने पे, और एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन बताऊंगा जिसको सभी पेशेंट को लेना है, चाहे कोई भी सिम्टम रहे। इन दोनों चीज़ों को लेने से सर्वाइकल जो है वो हमेशा के लिए धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो जो सबसे पहली सिंगल मेडिसिन है वो है रस्टोक्स। अगर पेशेंट का पेन जो है हरकत के साथ बढ़ता है, मतलब सुबह स्टिफनेस रहेगी और जैसे धीरे धीरे वो चलेगा, धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ेगा उसका, जैसे जैसे गर्दन का यूज़ करेगा तो पेन उसका थोड़ा कम होता चला जाएगा। तो रस्टोक्स 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार, या 200 की 2 बूंदे जीभ पे 1 बार आप कुछ दिन तक देंगे तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हरकत से पेन बढ़े, मूवमेंट से पेन बढ़े, तो उसको ब्रानिया देना है। ब्रानिया 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे 3 बार देनी है, उसकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तीसरी स्थिति ऐसी है दोस्तों के पेन उसको रहेगा गर्दन में, और वो रेडिएट करेगा नीचे, हाथ तक रेडिएट करेगा पेन उसका, और नीचे उंगलियों में झुंझुनाहट उसकी रहेगी। तो ऐसे पेशेंट को कालमिया लोटिफोलिया की 30 की 2-2 बूंदे जीभ पे दिन में 3 बार देनी है, अगर ये सिचुएशन रहेगी तो। चौथी मेडिसिन है ग्वायकम। ग्वायकम का मदर टिंचर देना है। ये तब देना अगर जकड़न बहुत ज़्यादा रहे, और दूसरा कोई भी सिम्टम रहे, चाहे उसको आपको रस्टोक देनी पड़े दे दीजिए, ब्रानिया देनी पड़े दे दीजिए, लेकिन हरकत बढ़ने से पेन बढ़ रहा है तो ब्रानिया दीजिए, उसके साथ में आपको ग्वायकम देना है। मदर टिंचर 10-10 बूंदे जीभ पे 3 बार। कब देना है? जब जकड़न बहुत ज़्यादा रहे।
पेशेंट बोलेगा स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जकड़न है उसकी गर्दन में, ऐसा लगता है जैसे बांध दिया किसी ने। तो ऐसे पेशेंट को आपको ग्वाइकम मदर टिंचर की 10-10 बूंदें जीभ पे 3 बार देनी है। ये थी अलग-अलग सिंगल मेडिसिन जिनमें से कोई भी एक सिम्पटम मिलने पे आपको देनी है। दूसरा कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जो बहुत अच्छी, मैं बोलूँगा टॉप ग्रेडेड नंबर 1 मेडिसिन है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की, वो है स्पोंडिन, भार्गवा की स्पोंडिन ड्रॉप। ये आपको देना है हर पेशेंट को और 10-10 बूंदें दिन में 3 बार देनी है। बल्कि आप ऐसे करें, पहले दिन इसकी 20-20 बूंदें पेशेंट को आधे कप पानी में देने के लिए बोलिए, या आप खुद पेशेंट है तो लीजिए। दूसरे दिन 15-15 बूंदें आधे कप पानी में लेंगे आप, और थर्ड डे से 10-10 बूंदें जीभ पे 3 बार लेंगे। ऐसे आपको स्पोंडियन ड्रॉप का यूज़ करना है, और वो जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन मैंने आप बताई है उसमें से कोई एक मेडिसिन आपको लेनी है। ऐसा अगर आप लोग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी स्टिफनेस दूर होगी, गर्दन में जकड़न दूर होगी, दर्द दूर होगा, और जो पेन रेडिएट कर रहा था, इधर से उधर जा रहा था, खासकर टिंगलिंग सेंसेशन इसमें देखने को मिलता है, वो भी ठीक हो जाएगा। इस तरीके से आपको काल्मिया, रस्टोक्स, ब्राइनिया और ग्वैक्कम में से कोई एक मेडिसिन लेनी है जो भी आपको सिम्टम में मिले, और स्पोंडिन ड्रॉप की 10-10 बूंदें जीभ पे 3 बार, 10 या 15 बूंदें आधे कप पानी में 3 बार आपको लेनी है। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का टॉप ग्रेड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसको यूज़ करने से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस धीरे धीरे हमेशा के लिए ठीक होता चला जाएगा। तो ये था आज का वीडियो सर्वाइकल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।